जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी 2019 में जो वैकेंसी आए थे उसी के क्वेश्चन पेपर, जो कि 2020, 22, 21 तीनों साल एग्ज़ाम हुए थे कोरोना काल के कारण। तो उसी का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 64 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मेगापोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? महान शहर। इसे 1957 के द्वारा लोकप्रिय किया गया था। तो ये किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया था? जीन गॉटमैन के द्वारा। जीन गॉटमैन के द्वारा इसे लोकप्रिय किया गया था। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है गॉटमैन विशाल नगरों के बारे में वर्णन करता है। विशाल नगर, महानगरों के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, कि प्रथम बार इन्होंने ही बताया था कि शहरीकरण की ओर किस तरह दुनिया अग्रसर हो रहा है बहुत तेजी से। अगला क्वेश्चन है, यदि OFG को M लिखा जाए तो ICM को P लिखा जाए, तो कह रहा है कि KDE को क्या लिखा जाएगा? KDE को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या किया गया है ये देखना है। इसमें क्या किया गया है कि पहला लेटर से कोई मतलब नहीं रखा गया है। पहला लेटर से कोई मतलब नहीं रखा गया और ये दोनों को जोड़ दिया गया है। F होता है 6 और G होता है 7, तो 6 7 जोड़ के कितना हो गया? 13। 13 में क्या होगा? M। उसी तरह C होता है 3, M होता है 13, तो दोनों को जोड़ दिया तो 13 3 कितना हो गया? 16। 16 में P। उसी तरह यहाँ आगे भी चलेंगे, क्या है? KDE, तो इससे कोई मतलब नहीं। D का कितना होता है? 4 और E का होता है 5, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 में क्या आ जाएगा? I। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, I। ठीक है, पहले लेटर से कोई मतलब नहीं है तो तीनों में से किसी से मतलब नहीं रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो उस समय के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो कि कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसमें में पूर्ण स्वराज की मांग किया था कि यानी कि पूरा भारत में राज्य चाहिए। ठीक है, इसी अधिवेशन में एक फैसला लिया गया था कि हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जिसके कारण 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा फहराया गया था। और इसी दिन को 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान को 2 महीना डिले करके, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इस दिन को यादगार बनाने के लिए। ठीक है, और क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या था? इसका अगर ये था कि इसका मतलब था कि हम अपना सरकार बना के भी देश को चलाने का प्रयास करेंगे और अंग्रेज को दिखा देंगे कि हम भी देश चला सकते हैं। और अगर वीडी सावरकर की बात करें तो इन्होंने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किया था। किसका? अभिनव भारत का स्थापना किया था। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो कांग्रेस से रिलेटेड बात करें तो 1924 ईस्वी में मात्र एक बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने कितने बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्यों किया था? क्योंकि 1923 में जो एक पार्टी की स्थापना हुई थी, क्या नाम था पार्टी का? उस पार्टी का नाम था स्वराज
तो उस पार्टी में अध्यक्षता होने के कारण इसका अच्छे अच्छे नेता जो है इसी पार्टी में चला गया था और यहाँ पे कोई भी अच्छे नेता नहीं थे। तो महात्मा गांधी ही उस समय मात्र एक अध्यक्षता किया गया था बेलगांव में। ये बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ हुआ था? तो बेलग्राम में। अगला क्वेश्चन, आधार एक 12 अंक के आधार कार्ड में कहता है कि 12 अंक होता है। आधार कार्ड में कितना अंक होता है? 12 का। तो यह विशिष्ट संख्या क्या जारी करता है? तो ये कहता है कि यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन देता है? यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अभी तक भारत में 120 करोड़ आधार संख्या बांटी जा चुकी है पूरे भारतीयों को। ठीक है, ये आंकड़ा 2016 के तहत है। अभी तो हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो गया होगा। 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये कार्ड प्रोवाइड कराया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या करा है? यदि 34@24 वाट 6H5 को 131 लिखा जाए, इसी तरह इसको भी दिया गया है, ये लिखा जाए, तो इसके बारे में पूछा गया कि क्या होगा। तो क्या क्या है? 34, 24, 6, 5, इसी को लिखा गया 131। तो यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे सबका जो जैसे एट द रेट है, तो एट द रेट का अर्थ गुना लेना होगा। ठीक है, और यहाँ इसके बाद वाट है, तो वाट का अर्थ का भाग लेना होगा। और क्या कहते हैं, प्लस हैच है, तो हैच का लेना होगा, क्या लेना होगा? माइनस लेना होगा। इसको फॉलो करना है, बस सवाल बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 से कटाएंगे 4 बार में, 4 गुना 34 कितना हो गया? 4 चौके 16, हासिल बचा 1। तो 4 तिया 12, 1 13, 136 हो गया। 136 माइनस 5 कितना आ गया? 131। तो सेम फॉलो करेंगे। एट द रेट के जगह में गुना, और वाट के जगह में भाग, और हैच के जगह में 5 रखेंगे। ठीक है, तो सेम फॉलो करेंगे तो अगला भी बनेगा। देखते हैं क्या है। 17, 72, 9, 5, यही तो है। अब क्या करेंगे कि एट द रेट के जगह में क्या लेना था? एट द रेट के जगह में गुना लेना था, तो एट द रेट के जगह में गुना। वाट के जगह में क्या लेना था? वाट के जगह में भाग लेना था, भाग। और हैच के जगह में क्या लेना था? माइनस। बराबर जो आएगा राइट आंसर होगा। अब 9 से कटाएंगे कितना बार में? 8 बार में। ठीक है, 72। 17 गुना 8, 17 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा? 8 सती 56 की 6, हासिल बचा 5। 8 सती 56 के 6, हासिल बचा 5। 8 5 13, 136 माइनस 5, ये भी क्या आ जाएगा? 131। क्या आ जाएगा? 131। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो काफ़ी डीपली तक पूछ सकता है, आपको दिमाग चलाते रहना है कि क्या करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या करा है? राम सुमित से तेज दौड़ता है। राम सुमित से तेज दौड़ता है, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। तीन महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद प्रतिस्पर्धा की दौड़ आयोजन किया जाता है, तो इनमें कौन शीर्ष 3 शीर्ष पर रहेंगे? तो क्या करा है कि राम तो तेज दौड़ता है। राम किससे तेज दौड़ता है? सुमित से। सुमित से तेज दौड़ता है, जबकि कह रहा है कि सुमित जो है किससे तेज दौड़ता है? तो हार्दिक से और तरुण से। ठीक है, लेकिन आगे क्या कर रहा है कि 3 महीना प्रशिक्षण के बाद क्या होता है कि हार्दिक राम को हरा देता है। हार्दिक राम को हरा देता है, यानी कि फर्स्ट स्थान में कौन आ जाता है? हार्दिक आ जाता है। लेकिन फिर कह रहा है कि
तरुण जो है सुमित को नहीं हरा पाता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे ए आ गया, सेकेंड में कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा। सेकेंड में कौन आ जाएगा, राम, और तीसरे में कौन आ जाएगा, सुमित, क्योंकि तरुण तो हरा नहीं सका है। तो पहले में क्या आ जाएगा, हार्दिक, दूसरे में आ जाएगा राम, और तीसरे में आ जाएगा सुमित। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना मसौदा तैयार करने वाले शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। यहाँ पे मैक्सिमम आदमी गलती मार देगा, पीसी महानवोलिस की तरफ जाएगा। पीसी महानवोलिस के मॉडल पर आधारित था, ना कि इन्होंने तैयार किया था। इसको तैयार करने वाले कौन थे, तो इसको तैयार करने वाले कौन थे, इसके तैयार करने वाले थे एन.के. राज। कौन थे, एन.के. राज इसको तैयार करने वाले थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात की जाए तो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1951 से 56 तक, 1 अप्रैल 1951 से। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था और भारत में भूखमरी जैसी समस्या विद्यमान थी। तो उसी को दूर करने के लिए इस ज़्यादातर कहाँ ध्यान दिया गया था, कृषि पर। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये सफल भी रहा गया था। जितना लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य से ज़्यादा की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए स्वर्ण सिंह की बात, तो स्वर्ण सिंह के कमेटी के आधार पर ही मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान संशोधन के द्वारा। कर्तव्य में, क्योंकि जब संविधान बना था तो उसमें मौलिक अधिकार के बारे में था जानकारी, लेकिन मौलिक कर्तव्य के बारे में नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में किसने जोड़वाया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगर पीसी महानवोलिस की बात करें तो ये एक क्या थे, ये जो है सांख्यिकी, भारत के सांख्यिकी कार्यक्रम में जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी, इसी के 29 जुलाई को इसी के जन्मदिन को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 3 8 4 6, क्या क्या दिया हुआ है, 3 8 4 6 को लिखा गया है 9 64 9 64 16 36। तो सबका क्यूब किया गया है, सबका क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, क्यूब नहीं स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 किया गया है। तो हम भी उसी तरह फॉलो करेंगे। 5 किसका स्क्वायर होगा, 5 का। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का। 49 किसका स्क्वायर होगा, तो 7 का। 51 87 जिसमें होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आयत के अंदर 1250 पाई के क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के समानुपाती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या कर रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्या कर रहा है। एक आयत है तो कह रहा है कि इसमें अर्धवृत्त बनाया गया है, यानी कि इसका आर का वैल्यू इसके चौड़ाई के बराबर होगा। इसका आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियस इसके चौड़ाई के बराबर होगा, और इसका व्यास इसके क्या हो जाएगा, लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई अगर देखें तो 2r हो जाएगा, और चौड़ाई की बात करें, वृत्त की बात करें तो ये r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि पाई r²
बाई 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1250। कितना दिया हुआ है, 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, r का वैल्यू निकाल लेंगे। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बराबर 2500 पाई। 2 से गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई पाई कैंसिल, पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल। r स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 2500। अब यहाँ से हम r का वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर कितना निकलेगा, 50 सेंटीमीटर। r बराबर क्या निकल गया, 50 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए था, सवाल में पूछा क्या था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। तो L कितना है, 2r, r का वैल्यू आया है 50, तो 2r कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, गुना b का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू कितना है, 50। तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 50, 100 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कुछ लड़का ऐसे सवाल छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन धैर्य के साथ बनाना है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा। आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा से संबंधित है, सोलर सिस्टम से। तो इसमें प्रकाश की गतिज ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव, फोटोवोल्टाइक प्रभाव यही राइट आंसर होगा। बाकी ये सब कोई होने वाला नहीं है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। तो भारतीय मानक समय को जो है कहाँ से 5.5 घंटा आगे की ओर दर्शाता है, क्योंकि भारत मानचित्र की बात करें तो किधर है, पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर जाने पर प्लस टाइम होता है और पश्चिम की ओर जाने पर माइनस टाइम होता है, इसीलिए भारत का प्लस 5 घंटा 30 मिनट का समय है। और भारत की अगर यहाँ बात करें स्थिति डिग्री में तो ये 82.5 डिग्री है। कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर बात करें कि भारत का टाइम जोन कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो इस रेखा में कौन कौन राज्य आता है, जैसे ये भारत हो गया, और ये जो रेखा होगा यहाँ जहाँ से टाइम विच गुजरता होगा, तो ये कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितना राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से। कौन कौन, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश 5 राज्य से होकर टाइम जोन भारत का गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है। वह एक फल है चेरी, जिससे ना किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। क्या करा, जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह पे टपक जाएगा। तो ये किसने कहा था, तो ये डलहौजी कहा था। डलहौजी ने हड़प्पा नीति लाई थी, एडॉप्ट। ठीक है, जिसके कारण अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने में मिला लिया। क्यों मिलाया, क्यों कहा कि वहाँ के राजा के द्वारा अच्छा शासन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए अवध को ब्रिटिश कंपनी में मिलाया जा रहा है। ठीक है, और अवध को जो है दुधारू गाय की भी संज्ञा दिया था कि ये दूध देने वाली गाय की तरह है। ठीक है, अगर उस समय के अवध के नवाब के बात किया जाए कि कौन था,
तो थे वाजिद अली। कौन थे? वाजिद अली। ठीक 1857 में जो क्रांति हुआ तो अवध से जो भाग लेने वाली थी वो कौन थी? हजरत महल बेगम। बेगम हजरत महल। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 1857 के क्रांति में अवध से किसने कमान संभाला था? तो बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल संभाला था। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पे है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। WHO कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 में। अगर इसमें टोटल देश की बात करें तो कितना है? 194 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश? 194 देश इसके सदस्य हैं। अगर बात करें तो ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अभिन्न अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय मैच में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI के फाइनल तक पहुंचा है? तो अगर बात करें ODI ICC का एक दिवसीय वर्ल्ड कप का, तो इसकी स्टार्ट 1975 में हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज ने जीता था। सेकेंड हुआ था 1979 में, ये भी वेस्ट इंडीज जीता था। लेकिन थर्ड जब हुआ था 1983 में, तो इसको कौन जीता था? भारत जीता था। किसने जीता था? भारत। एक तो 83 में भारत जीता, फिर 2003 में भारत फाइनल में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? फाइनल में। तो फाइनल ही पहुंचने की बात कर रहा है। तो 2 हो गया, और एक 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो 3 हो गया। और इधर हाल फिलहाल में 2023 में भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। तो ये 4 हुआ। लेकिन यहाँ पे 3 आंसर लिया गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम के हैं। तो यहाँ पे एक 2023 वाला खबर के बारे में इसे पता नहीं था कि भारत 2023 में पहुंचेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 बार पहुंचा। एक तो 1983 में जीता, फिर 2003 में फाइनल में पहुंचा, फिर 2011 में जीता, फिर 2023 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था भारत। अगर इसके बाद सुनील गावस्कर यहाँ पे थे, सौरव गांगुली कप्तान यहाँ पे कौन थे? तो MS धोनी। और यहाँ पे कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा। तो अब तक भारत ने 4 बार पहुंचा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या करा है? संख्या x और y का अनुपात x/y का मान दिया हुआ है 4:5 है। यदि संख्या का मान z से 20% अधिक हो, x का मान संख्या z से 20% अधिक हो, तो y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू कितना है? 400। ठीक है। y का वैल्यू कितना है? 500। तो अब यहाँ से क्या कर रहा है कि x z से 20% अधिक है, तो क्या हो जाएगा? 120 इंटू जेड, 120 इंटू जेड बाय 100। परसेंटेज में था इसीलिए 100। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 400। इसका वैल्यू कितना दिया है? 400। तो यहाँ से हम जेड का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ से हम लोग जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर हो जाएगा 400 गुना 100 बटे 120।
ठीक है, इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में। अब क्या हो गया, 4 5 6 20, यानी कि 2000/6। इसको जब काटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 333.1/3, यानी कि जेड का वैल्यू कितना आ गया, 333.1/3। अब क्या कह रहा है कि y का मान z से कितना अधिक होगा, y का मान z से कितना अधिक होगा। तो देखते हैं कितना अधिक होगा। अब क्या कर रहा है कि y z से कितना अधिक होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5, y का वैल्यू कितना आया था, 5 रखे थे, 500 माइनस 333/1/3। जब इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 166.2/3। इसी का वैल्यू कितना है, तो अगर इसको अगर इस तरह करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500/3। अब यहाँ पे अभिष्ट परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा, 500/3, और टोटल आया था कितना, 100, और टोटल कितना हो जाएगा, 1000/3। इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, 3 3 कटा, यहाँ से कितना बार में कटेगा, ये कट गया। अब यहाँ से क्या करेगा, 1 0 और कटेगा, तो कितना हो गया, 50%। कितना हो गया, 50%। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, राम ए पर और श्याम बी पर है, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है राम और यहाँ पे है श्याम। ठीक है, ये हो गया, ए बी हो गया, एक साथ बढ़ते हैं। बी तक पहुँचने में राम को कह रहा है कि बी तक पहुँचने में 2 घंटा लगता है। एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे से मिला, मान लेते हैं ये पॉइंट में मिला, तो ये दूरी तय करने में राम को कितना लगता है, 2 घंटा लगता है। और क्या करा है कि बाद में बी को ए तक पहुंचने में कितना लगता है, 8 घंटा लगता है। यानी कि श्याम को यहाँ तक पहुंचने में कितना लगता है, 8 घंटा लगता है। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, राम की चाल कितना हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो श्याम की चाल पूछा है कि श्याम की चाल कितना होगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस देखना है। राम की चाल मान लेंगे S1। राम की चाल क्या है, S1। S1 का वैल्यू कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और श्याम का चाल क्या मान लेंगे, S2। श्याम की चाल S2। ठीक है। और B यानी कि राम को B तक पहुंचने में लगा समय, यानी कि B का लगा समय, इसको कहेंगे T1। तो T1 बराबर कितना, तो ये 2 घंटा है। और श्याम को यहाँ तक पहुँचने में लगा समय, इसको मानेंगे T2। कितना हो गया, 8 घंटा। अब क्या करेंगे, तो देखेंगे फार्मूला ऐसे याद रखिएगा, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, इतना फार्मूला याद रखना है तो सवाल बन जाएगा, नहीं तो फिर घूमते रह जाएंगे, सवाल नहीं बनेगा। क्या, S1/S2 √T2/T1, ये फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। और सबका वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे। अब सबका वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, S1/S2 √T2/T1। अब S1 का वैल्यू कितना आया था, S1 का वैल्यू आया था 40। S1 का वैल्यू कितना आया था, 40। S2 का तो निकालना है, तो S2। T2 का वैल्यू कितना है, 8। T1 का वैल्यू कितना है, 2। कटा देंगे, कितना हो गया, 4। 4 को जब अंदर रूट से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो क्या हो गया, 40/S2 इक्वल टू 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 40 कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में। तो S2 का वैल्यू निकल गया, क्या, S2 का वैल्यू निकल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि श्याम की चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेन फार्मूला
ए था, इसको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। 1923 में क्यों किया गया था? क्योंकि 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जब वापस ले गया तो कांग्रेस में फिर विभाजन हुआ और कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया, जिसमें से प्रमुख थे CR दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये लोग फेमस थे। और ये कहाँ पे अध्यक्षता हुआ था? तो इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता की गई थी या स्थापना किया गया था, ठीक है। स्वराज पार्टी का यानी कि मूल उद्देश्य यही था कि 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेना था, ताकि अपने बातों को वो अंग्रेज़ों के खिलाफ रख सके, ठीक है, और ब्रिटेन के खिलाफ विरोध कर सके, ठीक है। लेकिन स्वराज पार्टी में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी लड़खड़ाते गया और फिर इसे क्या किया गया? कांग्रेस में मिला दिया गया। बहुत बार पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था और 1923 में हुआ था। बहुत ही बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 5:1। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। आयत का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? परिमाप। और क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। और आयत का लंबाई क्या होता है? L। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 5, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है अगर रेशियो में पूछे। तो हम यहाँ से एक अपना कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे। तो क्या हो गया? 2L + 2B = 5L कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से हम B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2B बराबर क्या हो जाएगा? 5L में 2L चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3L हो गया। कितना हो गया? 3L। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा 3L/2। कोई दिक्कत नहीं, 3/L/2 निकल गया। तो B का वैल्यू भी निकल गया और किसका? L का भी वैल्यू निकल गया। 2B का वैल्यू कितना निकल गया? 3L/2 निकल गया। तो आगे हम देखेंगे फार्मूला लगा के और क्षेत्रफल निकालेंगे। तब आप यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा L × B। इसी का मान दिया गया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L बराबर तो L, लेकिन B का वैल्यू कितना आया है? 3/2L। 3/2L इसी का वैल्यू दिया हुआ है 216। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? इसको कटा देंगे। अब क्या कर देंगे? कटा देंगे। अगर कटाएंगे तो कट जाएगा, तो 3 से कटा देते हैं। 7 × 21, 3 दूना 6, 72 हो गया। अब ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा। L और L क्या हो जाएगा? L² बराबर 144। L² बराबर 144। तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर तो इसको क्या करेंगे? अंदर रूट ले लेंगे 144। तो कितना निकल के आएगा? 12। यानी कि L की वैल्यू कितना आ गया? 12। लंबाई कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। सवाल में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा धैर्य रखना था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। तो x/y का अनुपात ज्ञात करें। तो x/y का क्या करा है कि अनुपात याद करें। तो x बराबर क्या हो जाएगा? y गुना कितना प्रतिशत लाभ है? तो 125 प्रतिशत को तो 125 हो जाएगा, बटे क्रय मूल्य क्या होता है? 100।
यही ना। तो एक्स बटे वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बटे वाई का वैल्यू आ जाएगा, रेशियो पूछा है 125 बटे 100। इसी को कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, ये कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में। रेशियो क्या निकल के आ गया, 5 बटे 4। क्या निकल के आ गया, 5:4। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यूएनओ को स्थापना किया गया था। ठीक है, इससे पहले राष्ट्र संघ था जिसका स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए इसकी स्थापना किया गया। अगर इसमें बात किया जाए कितना देश इसके सदस्य हैं, तो 193 देश सदस्य हैं। विश्व के लगभग सबसे बड़ा संगठन, इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो सबसे अगर न्यूनतम देश इसका कोई सदस्य बना है तो वो कौन बना है, दक्षिणी सूडान बना है। ये सबसे बड़ा क्या है, विश्व के सबसे बड़ा संगठन है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं, अस्थाई सदस्य और 2 अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होते हैं, और अस्थाई के लिए ये लाइफ टाइम फिक्स है, जिसका कि कौन है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, और जर्मनी क्या कहते हैं, ब्रिटेन है और फ्रांस है। 5 देश इसके क्या हैं, अस्थाई मेंबर है। रूस है इसके अस्थाई मेंबर, लेकिन वो अस्थाई में भारत बीच बीच में इसका सदस्य बनते रहता है। अगला क्वेश्चन, कितने दरवाजे मछली हैं, कह रहा है कितने दरवाजे मछली। ये क्या है, दरवाज़ा, ये क्या है, कार, और ये क्या है, मछली। तो कह रहा है कि कितने दरवाजे मछली है, तो कितना हो गया, 5 और 8 13, 5 + 8 कितना हो गया, 13 दरवाजे क्या हैं, मछली हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या, एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं, दिए गए पाई चार्ट इसके अनुसार अध्ययन करने वाले छात्रों की डिग्री में दर्शाया गया है। तो चार्ट का अध्ययन करने वाले, उसके नीचे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। तो क्या करा है प्रश्न, कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन करता है। तो गणित की बात करें तो इसको जूम करना होगा थोड़ा सा। गणित की बात करें तो 60% छात्र गणित का अध्ययन करता है। कितना प्रतिशत, 60% छात्र 60 डिग्री को, यानी कि 60 डिग्री, ये टोटल कितना है 360 डिग्री, तो उसमें गणित का एंगल देखा जाए तो कितना है 60। तो टोटल छात्र कितना था, टोटल छात्र था 1800। तो क्या हो जाएगा 1800 × 60, और टोटल डिग्री कितना बन रहा है तो 360। इसी को गुना कर देंगे, घटा कर देंगे, कितना बार में कटेगा 6 बार में, 6 से कितना बार में कटेगा 300 बार में। यानी कि गणित के कितने छात्र हैं, तो गणित के 300 छात्र हैं। गणित के कितने छात्र हैं, तो गणित के 300 छात्र हैं। अगला क्वेश्चन उसी चार्ट से संबंधित है कि 1800 छात्र है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि राजनीतिक विज्ञान नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाए, राजनीतिक नामक विज्ञान को क्या कर रहा है कि बंद कर दिया जाए। ठीक है, बंद कर दिया जाए, उसमें पढ़ने वाले छात्र को समान रूप से इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रम में वितरित कर दिया जाए, यानी कि बांट दिया जाए। तो जनसंचार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो पूछ रहा है कि उसमें जो जनसंचार में जो स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी तो कितना होगा। तो पहले तो यहाँ देखना होगा कि राजनीतिक शास्त्र में कितने छात्र हैं। तो राजनीतिक शास्त्र में
राजनीतिक छात्र में कितने हैं, तो ये 12% है। कितना है, 12%। अब इसी को बांटना है किसमें, जनआहार और इतिहास में। तो 12 को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 12 को 2 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6%। तो यही निकाल देना है, 1800 का गुना 6/360। 6% में 6 डिग्री कह सकते हैं। तो ये कटेगा कितना बार में, 60 बार में। 60 से कितना बार में कटेगा, 30 बार में। यानी कि कितने विद्यार्थी की वृद्धि होगी, तो 30 छात्र को वृद्धि होगा। किसका, कितना स्टूडेंट का वृद्धि होगा, 30 छात्र का वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई तालिका में एक कक्षा में 50 छात्र हैं की लंबाई को दर्शाता है। तो क्या करें, कितने छात्र की लंबाई 151 सेंटीमीटर से अधिक और लेकिन 156 सेंटीमीटर से कम है। 151 से अधिक, तो 151 से अधिक तो 53 होगा, तो ये 10 आ जाएगा। 52 भी आएगा तो ये 4 आ जाएगा। 57 आएगा नहीं, क्योंकि 156 तक ही लेना है। 51 आएगा नहीं, क्योंकि 51 से अधिक बोला है, से अधिक, तो ये नहीं आएगा। 155 आएगा, हाँ तो आएगा। 112 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 154 आएगा तो हाँ आ जाएगा। 156 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बोला है कि इससे कम। ठीक है, तो ये सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 4 14, 14 12 कितना हो गया, 26 5 31। तो 31 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 151 सेंटीमीटर से अधिक और 156 सेंटीमीटर से कम है। अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित तालिका में एक कारखाने में कार्यरत 5 श्रमिकों का वजन ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, ये सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 65 55 70, 65 55 70 प्लस 50 प्लस 60 को जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 से भाग देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 की 0 हासिल बचा 1, तो 6 और 1 बचा था 7, 5 12, 12 7 19, 19 से 25, 6 कितना हो गया, 6 5 11, 1 बचा था 12, 12 7 19, 6 25, 6 कितना हो गया, 31 हो गया। तो ये सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 60। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। और 300 को कितना, 1 2 3 4 5, 5 से इसको कर देंगे भाग, कितना आ जाएगा, 60। राइट आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 60 kg। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है, ZHC को क्या लिखा गया है, XLF लिखा है। तो VPL को क्या लिखेंगे। तो क्या किया गया है, इसमें Z होता है 26 और यहाँ आया है 24, यानी कि 2 का माइनस किया गया है। क्या किया गया है, 2 का माइनस किया गया है। और उसके बाद H होता है 8 और L होता है 12। तो यहाँ पे क्या किया है, 4 का प्लस किया गया है। पहले में 2 का माइनस, दूसरे में 4 का प्लस। फिर C होता है 3, F होता है 6, इसमें क्या किया है, 3 का प्लस किया गया है। तो हम भी वही करेंगे, Z से X 2 का माइनस, तो V होता है 22, इसमें 2 माइनस करेंगे तो 20, 20 में क्या होता है, 20 में होता है T। फिर P है, तो इसमें क्या किया था, सेकेंड वाला में 4 को ऐड किया था, तो P में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। P होता है 16, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 में क्या आता है, T। फिर L में क्या किया था, 3 का प्लस किया था। क्या किया था, 3 का प्लस किया था। तो हम भी क्या करेंगे, 3 का प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या किया गया था। और C यहाँ पे क्या बचा है, तो L को C को 2 गुना करके F हुआ है, C3, तो यहाँ पे कितना होता है, F 2 गुना। तो हम भी L का 2 गुना करेंगे, L का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, L होता है 12, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24।
24 में क्या होता है, एक्स आता है, तो टी टी एक्स होगा, क्या, टी टी एक्स। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, टी आई के एस एच ए को क्या लिखा है, इसको लिखा है टी ए आई एच टी एस आई के लिखा है। तो इसी को अगला को क्या लिखेंगे, तो पहले इसमें पकड़ना है कि इसको क्या किया गया है। तो इसको क्या किया गया है, टी को जो को तो लिखा गया है, फिर आई को एक लाइन इधर किया गया है, फिर ए को यहाँ किया गया है, फिर जो है टी को यहाँ किया गया है, फिर एच को यहाँ किया गया है, फिर एस को यहाँ किया गया है, फिर आई को, फिर के को यहाँ किया गया है। तो सेम प्रोसेस इसके साथ भी हम लोग फॉलो करेंगे, इसके साथ फॉलो करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, WMHKRDFL को क्या लिखा गया है, RGAMXYD लिखा गया है। तो पूछा है कि इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो पहले इसमें पकड़ना है कि क्या लिखा गया है। W को R लिखा है, यानी W होता है 23 पे, ये सब तो याद होना चाहिए सबका स्पेस वैल्यू 23, R होता है 18। तो क्या किया गया है, 5 का माइनस किया गया है। M होता है 13, G होता है 7, यहाँ पे कितना का माइनस किया गया है, 6 का। H होता है 8, यहाँ पे A है तो यहाँ पे कितना का माइनस किया गया है, 7 का माइनस किया गया है। K होता है 11, M होता है 13, तो यहाँ पे कितना का प्लस किया गया है, 2 का प्लस किया गया है। R से X, R होता है कितना, 18, X होता है 24, यहाँ पर 6 का प्लस किया गया है। D होता है 4, यहाँ पर Y है D और X। तो इसमें क्या किया गया है कि 5, 6, 7, 8 इस तरह जाएगा, फिर 5, 6, 7 इस तरह जाएगा। तो इस सेम फॉलो को भी हमको सेम पैटर्न में करना होगा, तो उसके अनुसार आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंधित है, दो दूसरे पद का है। हिमालय से कौन निकलता है, गंगा, तो सतपुरा से कौन निकलेगा, नर्मदा नदी। सतपुरा से कौन निकलता है, तो नर्मदा नदी, ये उद्गम स्थल था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि 7, 14, 21, 28, तो अगला पद क्या होगा। 7 7 का क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, सब में क्या हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है, तो अगला पद क्या हो जाएगा, 28 प्लस 7, 35, क्या हो जाएगा, 35, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कथन कारण से संबंधित है। तो क्या कर रहा है कथन, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीण का रवैया असहयोगात्मक होता है। निष्कर्षण क्या कर रहा है, अपरिचित व्यक्ति के प्रति शहरी लोग का रवैया असहयोगात्मक होता है, यानी सहयोग नहीं करता है। तो दूसरा क्या कर रहा है कि शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्य को समाप्त कर देता है। तो अपरिचित व्यक्ति से गांव के भी आदमी डरते हैं, पता नहीं कौन है ना है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक निष्कर्षण फॉलो नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संख्या के उस समूह का चयन करें जो निम्न समूह से असंगत है। तो इसमें असंगत चुनना है कि क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या सब कटने वाला है, लेकिन 14 और 27 कटने वाला नहीं है सेम डिजिट से। ठीक है, 2 से 14 कटेगा तो 2 से 27 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 से ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा तो 3 से 14 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा तो 9 से 14 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे सब कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, लेकिन एक संख्या ऐसा है 14, 27 जो सेम संख्या से नहीं कट रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह हम लोग ने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। अब देखेंगे अगले शिफ्ट में कुछ और
क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।